नमस्कार दोस्तों, आरके फिजिकल एजुकेशन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, प्रतिदिन के प्रक्रम के हिसाब से जो आज अपने यहाँ पे एमसीक्यू सीरीज रहेगी वो रहेगी सीरीज नंबर यहाँ पे 87। लेकिन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। दोस्तों, अपन 9,999 क्वेश्चन का प्रक्रम चला रखे हैं। साथ ही में दोस्तों अपन मॉर्निंग सेशन के अंदर बीच में थ्योरी क्लास और अपन बीच बीच में अपन बूस्टर डोज भी ले रहे हैं ताकि आपकी तैयारी है और भी शानदार और मजबूत यहाँ पे बन सके। सभी दोस्त क्लास को शुरू करने से पहले एक बार क्लास को शेयर कर दे, फिर अपन लगातार क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे 87 का अपना पहला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, यहाँ पे वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ का गठन कब हुआ? अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ जिसे अपन किस नाम से जानते हैं? फीफा के नाम से जानते हैं दोस्तों। यहाँ पे फेडरेशन इंटरनेशनल दी यहाँ पे फुटबॉल की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। तो फीफा का गठन की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। कब हुआ? 1912, 1904, 46 या 1952। और जितने भी दोस्त जुड़ गए हैं एक बार सभी दोस्त क्लास को शेयर कर दे और लाइक भी कर दे, फिर लगातार अपन क्वेश्चंस को यहाँ पे तेज गति से आगे बढ़ाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अपना 1 रहेगा और ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। फीफा की स्थापना है वो ध्यान रखना है 1904 के अंदर यहाँ पे हुई थी। तो फीफा है वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी फुटबॉल फेडरेशन की संस्था यहाँ पे रहने वाली है। फैक्ट भी देख सकते हो दोस्तों आप। फैक्ट दिया गया है कि फीफा का मुख्यालय है वो यहाँ पे कहाँ है? तो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड के अंदर है। फीफा का यहाँ पे हेडक्वार्टर यहाँ पे रहने वाला है। ये इंपोर्टेंट यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा अपना। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों, यहाँ पे भारतीय फुटबॉल महासंघ का गठन कब हुआ? दोस्तों यहाँ पे ऑल ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की बात कर रहे हैं जिसे अपन AIFF के नाम से जानते हैं। तो इसका गठन है वो कब हुआ है वो अपने को यहाँ पे बताना है। भारतीय फुटबॉल महासंघ की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे। अभी जस्ट अपन ने देखा है कि फीफा की बात कर रहे थे। तो फीफा का गठन कब हुआ था फुटबॉल का? यहाँ पे 1904 के अंदर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड के अंदर इसका मुख्यालय था। लेकिन भारतीय फुटबॉल महासंघ की बात करें तो इसका गठन कब हुआ है? क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे 1937 1937 के अंदर यहाँ पे भारतीय फुटबॉल महासंघ और यहाँ पे 1904 के अंदर फीफा की स्थापना यहाँ पे हुई थी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे फैक्ट भी दिया गया है। तो फैक्ट दिया गया है कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन भारत में सर्वोच्च यहाँ पे फुटबॉल की संस्था है। सबसे ऊपर है वो यहाँ पे फुटबॉल की फेडरेशन यहाँ पे रहने वाली है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों, यहाँ पे थर्ड रहेगा, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? दोस्तों यहाँ पे डूरंड कप की बात कर रहे हैं। बहुत बार एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है कि डूरंड कप है वो किस खेल से संबंधित रहेगा। डूरंड कप है, कोपा कप है, रोवर्स कप है, ऐसे अपन अनेक गेम्स के यहाँ पे रिलेटेड यहाँ पे गेम्स रहते हैं। तो किससे रिलेटेड रहेगा यहाँ पे? डूरंड कप की बात करें, क्रिकेट, शतरंज, फुटबॉल, बैडमिंटन। क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा और ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे डूरंड कप रहेगा वो फुटबॉल से संबंधित यहाँ पे कप रहने वाला है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है? तो फैक्ट दिया गया है कि डूरंड कप है वो भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता है। डूरंड कप है वो भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता है। ध्यान रखना है, ये दोस्तों इंपोर्टेंट है, ये भी अपने को यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा अपना। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों, डूरंड कप का आयोजन कब प्रारंभ हुआ? दोस्तों व्हेन डूरंड कप अपने को यहाँ पे कब स्टार्ट हुआ है वो अपने को यहाँ पे बताना है। डूरंड कप है वो भारत की सबसे पुरानी, ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता है। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता डूरंड। और डूरंड की शुरुआत कब हुई थी? 1898, 96, 88 या 1920। क्वेश्चन नंबर अपना 4 रहेगा और ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे 1888 ध्यान रखना है। वो डूरंड कप है वो यहाँ पे 1888 से संबंधित यहाँ पे प्रतियोगिता रहने वाली है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है? तो फैक्ट दिया गया है कि डूरंड कप एशिया की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता मानी जाती है। हालांकि भारत की तो सबसे मानी जाती है दोस्तों यहाँ पे, लेकिन एशिया की भी सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता है वो डूरंड कप यहाँ पे रहने वाली है। नेक्स्ट और आएगी क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा अपना, फीफा विश्व कप 2022 के लिए किस भारतीय कंपनी को अधिकारी की स्पॉन्सर चुना गया? 2022 की बात कर रहे हैं। हालांकि अपन 22 के बाद में अभी 26 के अंदर यहाँ पे फीफा विश्व कप होगा और वो कौन कौन से शहरों में होगा तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पे 26 की बात करें तो 26 के अंदर है वो यहाँ पे कनाडा, साथ ही में दोस्तों USA और यहाँ पे मैक्सिको, 3 यहाँ पे कंट्री के अंदर यहाँ पे रहने वाला है। तो फीफा विश्व कप 2022 था, उसके अंदर यहाँ पे कौन सी कंपनी स्पॉन्सरशिप थी? रिलायंस, टाटा, आरामको या बाइजूज। क्वेश्चन नंबर 5 है, इंपोर्टेंट है हालांकि ये, क्योंकि नेक्स्ट अपना यहाँ पे फीफा विश्व कप 2026 ही आएगा।
तो उसका रिलेटेड अपन ने कंट्री 3 देख लिए, कौन कौन सी कंट्री इसका होस्ट करने वाली है। क्वेश्चन नंबर अपना 5 रहेगा, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर रहेगा। टाटा कंपनी 2022 फीफा विश्व कप की क्या थी यहाँ पे, स्पॉन्सर कंपनी, यहाँ पे आधिकारिक कंपनी थी। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है, तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन है वो कतर में हुआ। ध्यान रखना, कतर दोहा की राजधानी है, कतर की राजधानी दोहा है, तो कतर के अंदर यहाँ पे हुआ, तो ये भी अपने को यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा अपना, ओलंपिक खेलों में फुटबॉल को कब शामिल किया गया था। व्हेन वाज फुटबॉल इंक्लूडेड इन ओलंपिक गेम्स की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों, यहाँ पे कब शामिल किया गया था फुटबॉल को ओलंपिक के अंदर, 1952, 1908, 1912 या 1916। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 के अंदर बताना है, क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, बी इज करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे 1908 के जो लंदन ओलंपिक थे, 1908 बीजिंग ओलंपिक है, उनके अंदर है दोस्तों यहाँ पे 1908 के ओलंपिक के अंदर क्या किया गया था, तो यहाँ पे फुटबॉल को है वो पहली बार यहाँ पे शामिल किया गया था। फैक्ट भी देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे फैक्ट इंपोर्टेंट दिए गए हैं कि फुटबॉल में पुरुष और महिला दोनों फुटबॉल प्रतियोगिताएं होती है। फुटबॉल के अंदर है वो यहाँ पे पुरुष और महिला है, दोनों यहाँ पे इवेंट यहाँ पे कंडक्ट करवाए जाते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा, विश्व की प्रथम फुटबॉल प्रतियोगिता कौन सी है। दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट फुटबॉल कंपटीशन है वर्ल्ड लेवल पे, वो अपन को बताना है कौन सी है। फीफा विश्व कप है, एफए कप है, संतोष ट्रॉफी है, यूरो कप है। हालांकि अपने को ध्यान रखना दोस्तों, यूरो कप है ये भी फुटबॉल से, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से, और यहाँ पे एफए कप है वो भी फुटबॉल से रिलेटेड है, और फीफा अपने को ध्यान है फुटबॉल से रिलेटेड। तो यहाँ पे संस्था पूरी कंप्लीट यहाँ पे फुटबॉल से रिलेटेड यहाँ पे कप और यहाँ पे संस्था है। तो विश्व की प्रथम फुटबॉल प्रतियोगिता कौन सी रहेगी, क्वेश्चन नंबर अपना 7 को बताना है, और ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि एफए कप। एफए कप है वो यहाँ पे विश्व की प्राचीनतम या प्रथम यहाँ पे फुटबॉल प्रतियोगिता मान सकते हैं। और भारत की अपन ने देख ही लिया दोस्तों, यहाँ पे भारत की सबसे प्राचीन या एशिया की देखे तो सबसे प्राचीन है वो यहाँ पे कौन सी प्रतियोगिता थी, तो यहाँ पे डूरंड कप यहाँ पे सबसे प्राचीन थी। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है, तो यहाँ पे एफए कप है वो विश्व की सबसे प्राचीन फुटबॉल प्रतियोगिता यहाँ पे रहने वाली है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दोस्तों यहाँ पे कि फुटबॉल से संबंधित प्रतियोगिताएं कौन सी है। फुटबॉल से संबंधित यहाँ पे जो प्रतियोगिता है, कंपटीशन है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। सुब्रतो कप, यूरो कप, संतोष ट्रॉफी या उपरोक्त सभी। फुटबॉल से संबंधित यहाँ पे इवेंट कौन कौन से रहने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर बताना है दोस्तों यहाँ पे। चलिए दोस्तों यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा, और ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि जो फुटबॉल से रिलेटेड है वो सुब्रतो कप भी रहेगा, यूरो कप है वो फुटबॉल से, और संतोष ट्रॉफी है वो भी यहाँ पे फुटबॉल से रिलेटेड यहाँ पे रहने वाली है। देखिए दोस्तों ये सभी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं हैं जो किससे रिलेटेड है, तो सभी यहाँ पे फुटबॉल से रिलेटेड यहाँ पे रहने वाली है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दोस्तों, 9 रहेगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल मैदान का माप कितना होता है। दोस्तों यहाँ पे इंटरनेशनल साइज की बात कर रहे हैं अपन, इंटरनेशनल साइज पे फुटबॉल फील्ड की बात करें तो कितना रहेगा दोस्तों यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे जो फुटबॉल यहाँ पे जो मैदान होता है उसकी अपन बात कर रहे हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल की बात करें तो उसका यहाँ पे फुटबॉल का मेजरमेंट कितना रहेगा वो अपने को यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 रहेगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे इंटरनेशनल पर देखे तो यहाँ पे 120 मल्टीप्लाई 80 गज, गज के अंदर यार्ड की बात कर रहे हैं अपन, 120 मल्टीप्लाई 80 यहाँ पे यार्ड है वो यहाँ पे रहने वाला है। फैक्ट देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है कि फुटबॉल मैदान में जो गोल एरिया होता है वो ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे 20 मल्टीप्लाई 6 गज का यहाँ पे गोल एरिया है वो 20 मल्टीप्लाई 6, 20 गुना 6 यहाँ पे गज या यार्ड का यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों, फुटबॉल में दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 रहेगा अपना कि फुटबॉल में गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है। बहुत बार एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है कि फुटबॉल में गोल पोस्ट की ऊंचाई की बात कर रहे हैं अपन, ये मान लो अपना ग्राउंड है, इस ग्राउंड में ये गोल पोस्ट है तो इसकी हाइट पूछी गई है दोस्तों, ये हाइट यहाँ पे कितनी रहेगी, ऊंचाई के तौर पर बात कर रहे हैं अपन। साथ ही में दोस्तों इसकी चौड़ाई भी होती है, तो यहाँ पे हाइट की बात करें क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 10 रहेगा और ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर रहेगा। हाइट की बात करें दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है वो 2.44 मीटर यहाँ पे 2.44 यहाँ पे मीटर के अंदर है वो यहाँ पे रहने वाली है।
देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया, इंपोर्टेंट फैक्ट है फुटबॉल से रिलेटेड। यहाँ पे 2.44 मीटर रहेगी। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे गोल पोस्ट की चौड़ाई बात करें अपन, तो चौड़ाई है वो 7.32 मीटर रहेगी। गेंद का वजन की बात करें तो वजन है 410 से 450 ग्राम रहता है। और सेंटर सर्किल की त्रिज्या की बात करें वो 10 गज की यहाँ पे रहेगी। साथ ही में दोस्तों रेखाओं की मोटाई 12 सेंटीमीटर होती है। और ऑफ साइड का नियम है वो फुटबॉल से रिलेटेड है। इंपोर्टेंट सभी फैक्ट अपने को यहाँ पे याद रखने हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 11 देखे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 रहेगा कि फीफा का मुख्यालय कहाँ स्थित है। फीफा की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों, यहाँ पे हेडक्वार्टर ऑफ फीफा की बात कर रहे हैं, वो कहाँ है अभी मैंने बता भी दिया है दोस्तों। फीफा की स्थापना यहाँ पे 1904 के अंदर यहाँ पे हुई थी। साथ ही में इंडिया लेवल पर बात करें तो यहाँ पे 1937 के अंदर भारत के अंदर यहाँ पे फुटबॉल से संबंधित संस्था की स्थापना हुई थी। तो फीफा की बात करें, इसका हेडक्वार्टर की बात करें, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 के अंदर बताना है संयुक्त अरब अमीरात, लुसानी, ज्यूरिक, ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा ज्यूरिक स्विट्जरलैंड के अंदर। फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ है तो ज्यूरिक स्विट्जरलैंड के अंदर है, वो यहाँ पे ध्यान रखना है, इसका मुख्यालय यहाँ पे रहने वाला है। देखिए दोस्तों यहाँ पे तो ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में रहेगा। फीफा के वर्तमान अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो है। अब इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है वो आप कमेंट करके यहाँ पे जरूर बताइए। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 रहेगा अपना फुटबॉल गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है। दोस्तों यहाँ पे फुटबॉल गोल पोस्ट की चौड़ाई बात कर रहे हैं। अभी जस्ट अपन ने देखी थी दोस्तों, यहाँ पे मैदान के अंदर है तो यहाँ पे गोल पोस्ट की ऊंचाई अपन ने देखी थी जो 2 पॉइंट यहाँ पे 4-4 मीटर थी। मीटर की बात कर रहे हैं। अब इसकी चौड़ाई की बात कर रहे हैं अपन गोल पोस्ट की, वो कितनी रहेगी। तो यहाँ पे जो गोल पोस्ट की हाइट की बात करें तो 2.44 मीटर थी। अब यहाँ पे चौड़ाई की बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बीच करेक्ट आंसर रहेगा 7.32 मीटर। ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे 7.32 मीटर है वो इसकी यहाँ पे विड्थ यानी चौड़ाई यहाँ पे रहने वाली है। फैक्ट भी देख सकते हो दोस्तों आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 रहेगा अपना। क्वेश्चन नंबर 13 देखे दोस्तों यहाँ पे कि महिला फुटबॉल प्रतियोगिता की राष्ट्रीय विजेता को कौन सी ट्रॉफी दी जाती है। महिला फुटबॉल प्रतियोगिता की विजेता है, राष्ट्रीय विजेता क्या है उसको कौन सी ट्रॉफी दी जाती है वो अपने यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर महिला फुटबॉल प्रतियोगिता की राष्ट्रीय विजेता की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। महिला फुटबॉल प्रतियोगिता की राष्ट्रीय विजेता को कौन सी ट्रॉफी दी जाती है, क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर रहे हैं। लेडी रतन टाटा कप, बेगम हजरत महल ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, मर्डेगा कप। क्वेश्चन नंबर अपन 30 रहेगा और ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे बेगम हजरत महल ट्रॉफी है वो यहाँ पे महिला फुटबॉल प्रतियोगिता नेशनल चैंपियनशिप को है वो यहाँ पे विनर को दी जाने वाली ट्रॉफी रहेगी। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 14 देखे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 रहेगा पेरी ओब्राइन। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 रहेगा पेरी ओब्राइन तकनीक किस ओलंपिक में विकसित हुई। पेरी ओब्राइन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे पेरी ओब्राइन जो टेक्निक है वो कौन से ओलंपिक के अंदर डेवलप हुई थी वो अपने को यहाँ पे बताना है। 1968 मेक्सिको सिटी, 1952 हेलेंसिकी, 1948 लंदन या 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक। पेरी ओब्राइन की बात कर रहे हैं दोस्तों अपन। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर बताना है। क्वेश्चन नंबर अपना 14 रहेगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे 1952 का जो हेलेंसिकी ओलंपिक है उसके अंदर ध्यान रखना। 1952 का हेलेंसिकी ओलंपिक है जो फिनलैंड के अंदर हुआ था। इस फिनलैंड के अंदर के ओलंपिक के अंदर यहाँ पे पेरी ओब्राइन टेक्निक यहाँ पे डेवलप हुई थी। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखे दोस्तों यहाँ पे कि पेरी ओब्राइन तकनीक किस खेल से संबंधित है। पेरी ओब्राइन टेक्निक है वो किस खेल से रिलेटेड है वो अपने को यहाँ पे बताना है। अपन ने देखा है कि पेरी ओब्राइन टेक्निक किस ओलंपिक के अंदर यहाँ पे डेवलप हुई थी तो 1952 का जो हेलेंसिकी ओलंपिक था फिनलैंड के अंदर उसके अंदर यहाँ पे डेवलप हुई थी। अब यहाँ पे बताया गया है कि ये किस खेल से रिलेटेड यहाँ पे टेक्निक थी, फुटबॉल, हाई जंप, लॉन्ग जंप या फिर शॉर्ट पुट। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 15 रहेगा और ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि जो गोला फेंक है दोस्तों यहाँ पे शॉर्ट पुट की बात कर रहे हैं। गोला फेंक की टेक्निक थी जो 1952 के यहाँ पे ओलंपिक के अंदर यहाँ पे डेवलप हुई थी। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखे दोस्तों यहाँ पे कि फॉस्फोरी फ्लोप तकनीक का विकास किस ओलंपिक में हुआ था। फॉस्फोरी फ्लोप की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। तो फॉस्फोरी फ्लोप की बात करें तो यहाँ पे कौन से ओलंपिक के अंदर बनी थी ये टेक्निक। 1952 हेलेंसिकी, 68 मेक्सिको सिटी, 1952 बार्सिलोना या 1996 अटलांटा ओलंपिक। 1952 के ओलंपिक के अंदर अपन ने देखा है अभी जस्ट ही जो पेरी ओब्राइन की बात कर रहे हैं। पेरी ओब्राइन जो टेक्निक थी जो यहाँ पे शॉर्ट पुट से रिलेटेड थी वो बनी थी। अब यहाँ पे फॉस्फोरी फ्लोप टेक्निक की बात कर रहे हैं
जो कौन से ओलंपिक के अंदर बनी थी? क्वेश्चन नंबर अपना 16 रहेगा, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे फॉस्फोरी फ्लोप की बात करें तो 1968 के जो मैक्सिको सिटी ओलंपिक है उसके अंदर यहाँ पे ये टेक्निक बनी थी। देखिए दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 रहेगा अपना, फॉस्फोरी फ्लोप तकनीक किस खेल से संबंधित है? दोस्तों यहाँ पे फॉस्फोरी फ्लोप की बात कर रहे हैं अपन, जो 1968 के मेक्सिको सिटी ओलंपिक के अंदर बनी थी, मेक्सिको सिटी ओलंपिक के अंदर। अब ये पूछा गया है कि किस खेल से संबंधित थी ये टेक्निक, वो भी अपने को यहाँ पे बताना है किस खेल से यहाँ पे संबंधित थी। लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप, हाई जंप या पोल वॉल्ट? क्वेश्चन नंबर ये अपना 17 रहेगा और ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे हाई जंप जो ऊंची कूद है, इस ऊंची कूद की यहाँ पे जो टेक्निक थी, जो फॉस्फोरी फ्लोप थी, वो यहाँ पे 1968 के मेक्सिको सिटी ओलंपिक के अंदर यहाँ पे क्या की गई थी? डेवलप की गई थी। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 18 देखे दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 रहेगा, प्लास्टिक इंडिकेटर का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? प्लास्टिक इंडिकेटर की बात कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे प्लास्टिक इंडिकेटर है वो किस खेल में प्रयोग करते हैं? हाई जंप, ट्रिपल जंप, पोल वॉल्ट या लॉन्ग जंप? प्लास्टिक इंडिकेटर की बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर। अब देखिए दोस्तों, प्लास्टिक इंडिकेटर क्या होता है? ये अपना मान लो टेक ऑफ, ये अपना क्या है? टेक ऑफ बोर्ड है, इसके पास में ही एक अपना क्या लगा हुआ होता है? यहाँ पे प्लास्टिक इंडिकेटर लगा हुआ होता है। जैसे ही खिलाड़ी क्या करेगा, इसके ऊपर पैर रख के यहाँ पे जंप करने की कोशिश करेगा, तो उसका फाउल जजमेंट चेक करने के लिए है वो यहाँ पे क्या लगाया जाता है? प्लास्टिक इंडिकेटर लगाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर अपना 18 रहेगा और ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। जो यहाँ पे लॉन्ग जंप, लंबी कूद के अंदर है, वो यहाँ पे प्लास्टिक इंडिकेटर का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 19 देखे दोस्तों। 19 रहेगा अपना कि महिलाओं से संबंधित वादा दौड़ कौन सी है? महिलाओं की संबंधित यहाँ पे हर्डल रेस की बात कर रहे हैं अपन, वुमेन्स के लिए है वो हर्डल रेस कितने मीटर की यहाँ पे रहेगी? 100 मीटर, वो 110 मीटर, 110 400 मीटर, 100 मीटर यहाँ पे 400 मीटर या उपरोक्त सभी? महिलाओं से संबंधित यहाँ पे हर्डल रेस की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों। यहाँ पे शॉर्ट डिस्टेंस हर्डल रेस है, लॉन्ग डिस्टेंस हर्डल रेस यहाँ पे 400 मीटर रिलेटेड है यहाँ पे रहेगी, 3000 मीटर स्टीपल चेज रहती है। तो क्वेश्चन नंबर अपना 19 रहेगा और ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी रहेगा दोस्तों। यहाँ पे 100 और यहाँ पे 400 मीटर हर्डल रेस है वो यहाँ पे वुमेन से संबंधित यहाँ पे रहने वाली है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे 110 व 400 मीटर है वो यहाँ पे किससे रिलेटेड है? वो मेन से रिलेटेड यहाँ पे रहने वाली है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 20 देखे दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 रहेगा कि पुरुषों के 110 मीटर बाधा दौड़ में बाधा की ऊंचाई कितनी होती है? दोस्तों यहाँ पे हर्डल रेस की बात करें अपन, और वो भी यहाँ पे पुरुष की बात कर रहे हैं, मेंस की बात कर रहे हैं। मेन से 110 मीटर हर्डल रेस की बात करें, उसकी जो हर्डल होती है, उस हर्डल की यहाँ पे क्या पूछी गई है? हाइट पूछी गई है, वो अपने को यहाँ पे बताना है कितनी रहेगी। सबसे पहले तो अपने को ध्यान रखना है कि दोस्तों 110 मीटर हर्डल है वो मेन से रिलेटेड है और 100 मीटर हर्डल है वो यहाँ पे वुमेन से रिलेटेड यहाँ पे रहती है। क्वेश्चन नंबर अपना 20 रहेगा और ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे 1.067 मीटर है वो यहाँ पे मेंस की 110 मीटर हर्डल रेस की हाइट यहाँ पे रहने वाली है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 21 देखिए दोस्तों। यहाँ पे 110 मीटर बाधा दौड़ में प्रथम बाधा की दूरी कितनी होती है? दोस्तों यहाँ पे प्रथम बाधा की दूरी पूछी गई है 110 मीटर हर्डल रेस की। मान लो यहाँ पे ये स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग लाइन से यहाँ पे पहली बाधा आएगी वो कितनी दूरी के ऊपर है वो आएगी, फिर अगली बाधाएं हैं वो यहाँ पे कितनी दूरी के ऊपर आती है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग लाइन से बात कर रहे हैं, वो पहली बाधा की दूरी पूछी गई है 110 मीटर। पुरुष की बात कर रहे हैं अपन हर्डल रेस की। क्वेश्चन नंबर अपना 21 रहेगा और ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे 13.72 मीटर, ध्यान रखना है 13.72 मीटर है वो यहाँ पे प्रथम बाधा होती है। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे बाकी बाधाएं होती है बीच की, वो यहाँ पे 914 मीटर होती है, यानी 914 होती है। और लास्ट वाली जो फिनिश लाइन होती है उससे लास्ट वाली बाधा है वो कितनी दूरी पर रहती है? तो वो यहाँ पे 14.02 मीटर पे यहाँ पे रहती है। तो तीनों इफेक्ट अपने को यहाँ पे याद रखना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रथम बाधा अपन ने 13.72 की देख ली, अंतिम बाधा फिनिश लाइन से है वो यहाँ पे 14.02 मीटर के ऊपर यहाँ पे रहती है, और बाकी बाधाएं है वो सभी बीच की बाधाएं है वो यहाँ पे 9.14 मीटर की यहाँ पे रहती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखे दोस्तों। यहाँ पे महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में अंतिम बाधा से फिनिश लाइन की दूरी, अंतिम बाधा से फिनिश लाइन की दूरी पूछी गई है दोस्तों। यहाँ पे वो अपने को बताना है कितनी होती है। अब दोस्तों यहाँ पे ये अपनी क्या है? 100 मीटर यहाँ पे महिलाओं से वोमेन से रिलेटेड है, तो ये अपनी स्टार्टिंग लाइन है, बाकी यहाँ पे सभी बाधाएं लगी हुई होती है। अब यहाँ पे जो अंतिम बाधा ये फिनिश लाइन है
इससे यहाँ पे अंतिम बाधा है उसकी दूरी पूछी गई है, कितनी रहेगी। क्वेश्चन नंबर अपना 22 बताना है। क्वेश्चन नंबर अपना 22 रहेगा दोस्तों, यहाँ पे फिनिश लाइन से अंतिम बाधा की दूरी पूछे। क्वेश्चन नंबर 22 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे 10.50 मीटर यानी लगभग 10.5 मीटर है, वो यहाँ पे अंतिम बाधा फिनिश लाइन से यहाँ पे दूरी पे रहती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 23 देगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अपना 23 रहेगा, होप स्टेप जंप किसे कहा जाता है। होप स्टेप जंप की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों, यहाँ पे वो किसे कहा जाता है। पोल वॉल्ट, शॉर्ट पुट, डिस्कस थ्रो, ट्रिपल जंप। होप स्टेप जंप की बात कर रहे हैं दोस्तों अपन। क्वेश्चन नंबर अपना 23 रहेगा और ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। जो ट्रिपल जंप होती है जिसे अपन त्रिकूद के नाम से जानते हैं, जिसमें एक पैर पे अपन भाग के आते हैं, एक पैर पे लैंडिंग करते हैं, फिर दूसरे पैर पे करते हैं और फिर दोनों पैर के ऊपर अपन यहाँ पे क्या करते हैं, लैंडिंग करते हैं। तो यहाँ पे होप स्टेप और जंप यहाँ पे पोजीशन बनती है, वो यहाँ पे ट्रिपल जंप से रिलेटेड यहाँ पे रहने वाली है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 24 देगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 रहेगा, समायोजन की अवस्था किसे कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे समायोजन की अवस्था की बात कर रहे हैं अपन, यहाँ पे स्टेज ऑफ एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं, वो किसे कहा जाता है। बाल्यावस्था हो गई, किशोरावस्था, शेषावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था। समायोजन की अवस्था की बात कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे साइकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 रहेगा अपना और ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर रहेगा। किशोरावस्था जिसे अपन एडोलसेंस के नाम से जानते हैं, तो किशोरावस्था है वो यहाँ पे तनाव, तूफान और दबाव की अवस्था होती है। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे समायोजन एडजस्टमेंट स्टेज भी है, वो यहाँ पे किशोरावस्था एडोलसेंस यहाँ पे रहने वाली है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 25 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 रहेगा, बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था किसने कहा है। बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों, यहाँ पे सिगमंड फ्राइड, किलपैट्रिक, स्किनर, गाल्टन। बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था किसने कहा है। क्वेश्चन नंबर अपना 25 रहेगा। चलिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट आंसर रहेगा। किलपैट्रिक के द्वारा है वो बाल्यावस्था है, चाइल्डहुड है, उसको है वो प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण यानी कम्पिटिटिव सोशलाइजेशन की यहाँ पे स्टेज यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए दोस्तों, एडोलसेंस पुस्तक के लेखक कौन है। यहाँ पे एडोलसेंस, ऑथर ऑफ एडोलसेंस बुक की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। विलियम जेम्स हो गए, जॉन लॉक हो गए, स्टैनले हॉल हो गए या फिर रूसो। एडोलसेंस पुस्तक की बात कर रहे हैं और एडोलसेंस एज होती है वो यहाँ पे 18 ईयर से संबंधित रहेगी। तनाव और दबाव की अवस्था कहा गया है किलपैट्रिक महोदय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पे 26 रहेगा और ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। एडोलसेंस पुस्तक है वो यहाँ पे स्टैनले हॉल। क्वेश्चन नंबर 26 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा, स्टैनले हॉल के द्वारा यहाँ पे बुक लिखी गई थी। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 27 देखे दोस्तों, यहाँ पे तनाव, तूफान और दबाव की अवस्था किसे कहा जाता है। मैंने बताया भी था दोस्तों यहाँ पे कि तनाव, दबाव और तूफान की अवस्था, स्ट्रीम, स्ट्रॉम और स्ट्रेन की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों। यहाँ पे स्ट्रेस, स्ट्रॉम और स्ट्रेन की बात करें तो यहाँ पे कौन सी एज रहने वाली है, कौन सी स्टेज रहने वाली है। शेष अवस्था हो गई, युवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। क्वेश्चन नंबर अपना 27 के अंदर बताना है और ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे कि तनाव, दबाव और तूफान की अवस्था है वो स्टैनले हॉल के द्वारा बताई गई थी और कौन सी स्टेज रहेगी तो एडोलसेंस पुस्तक है, एडोलसेंस एज है वो ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पे तनाव, दबाव और तूफान की यहाँ पे अवस्था रहने वाली है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 देखो दोस्तों, यहाँ पे शारीरिक शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधार है दोस्तों। यहाँ पे शारीरिक शिक्षा की बात कर रहे हैं अपन, यहाँ पे साइकोलॉजिकल बेस ऑफ फिजिकल एजुकेशन की बात करें तो वो यहाँ पे बताना है अपने को। शारीरिक शिक्षा के यहाँ पे मनोवैज्ञानिक आधार कौन से रहेंगे। वर्दी और व्यायाम हो गई, ग्रोथ एंड एक्सरसाइज हो गई, कंपटीशन एंड कोऑपरेशन हो गया, साथ ही में सोशल यहाँ पे कोऑपरेशन हो गया या उपरोक्त सभी। शारीरिक शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधार की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 के अंदर और ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे
कि समाज शारीरिक शिक्षा है, फिजिकल एजुकेशन है, उसके यहाँ पे फिजियोलॉजिकल बेसिस है वो यहाँ पे वर्दी और ग्रोथ एंड यहाँ पे डेवलपमेंट रहेगा, एक्सरसाइज। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे कंपटीशन एंड कोऑपरेशन, यहाँ पे सोशल कोऑपरेशन यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन नंबर देखे दोस्तों यहाँ पे 29 रहेगा अपना। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, ये किसने कहा है? मनोविज्ञान क्या है? तो व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, ये किसके द्वारा कहा गया है? विलियम जेम्स, विलियम वुंट, वाटसन या कोहलर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 29 के अंदर बताना है मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। दोस्तों यहाँ पे वर्तमान में मनोविज्ञान को अपन व्यवहार का विज्ञान मानते हैं, और व्यवहार का विज्ञान है वो वाटसन के अकॉर्डिंग अपन मानते हैं। वाटसन के अकॉर्डिंग व्यवहारवाद के जनक है, तो मनोविज्ञान है वो व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। क्वेश्चन नंबर अपना 29 रहेगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। वाटसन के द्वारा ये परिभाषा बताई गई है कि मनोविज्ञान क्या है, तो मनोविज्ञान यहाँ पे व्यवहार का यहाँ पे शुद्ध विज्ञान यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और आएगी क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 देगा दोस्तों यहाँ पे कि शारीरिक शिक्षा शिक्षक को कहा जाता है। शारीरिक शिक्षा शिक्षक की बात कर रहे हैं, फिजिकल एजुकेशन जो टीचर होता है उसे अपन किस रूप में कह सकते हैं? अभ्यास शिक्षक, प्रैक्टिस टीचर के नाम पर, निर्देशदाता, इंस्ट्रक्टर के नाम पर, या फिर गति मूवमेंट टीचर, या उपरोक्त सभी। शारीरिक शिक्षक की बात कर रहे हैं दोस्तों अपन, शारीरिक शिक्षक को अपन किस रूप में देख सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर बताना है। तो दोस्तों जो फिजिकल एजुकेशन जो टीचर होता है, शारीरिक यहाँ पे शिक्षक होता है, उसकी बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। इसके अंदर देखें तो यहाँ पे अभ्यास शिक्षक, प्रैक्टिस टीचर रहेगा, इंस्ट्रक्टर रहेगा, और साथ ही में दोस्तों यहाँ पे मूवमेंट टीचर, गति शिक्षक भी यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और आएगी क्वेश्चन नंबर 31। 31 देखे दोस्तों यहाँ पे मनोविश्लेषण चिकित्सा को किसने प्रतिपादित किया? मनोविश्लेषण चिकित्सा की बात कर रहे हैं अपन, साइको एनालिटिक यहाँ पे थ्योरी की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, वो किसके द्वारा यहाँ पे डेवलप की गई थी? स्किनर, फ्राइड, कोहलर, वर्देमेर। साइको एनालिटिक की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, मनोविश्लेषण चिकित्सा की बात कर रहे हैं, साइको एनालिटिक थ्योरी की बात कर रहे हैं, किसके द्वारा यहाँ पे डेवलप की गई थी? चलिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अपना 31 रहेगा, और ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट आंसर सिगमंड फ्राइड। ध्यान रखना दोस्तों, मनोविश्लेषणवाद के जनक भी है वो यहाँ पे सिगमंड फ्राइड है, तो सिगमंड फ्राइड है वो इसके यहाँ पे प्रतिपादक यहाँ पे रहने वाले हैं। फैक्ट भी देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे, फैक्ट क्या दिया गया है? तो फैक्ट दिया गया है कि फ्राइड ने है वो मन की 3 अवस्थाएं बताई है, जिसमें यहाँ पे चेतन, अचेतन और अर्धचेतन, जिसमें यहाँ पे कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस के नाम से जानते हैं दोस्तों यहाँ पे। साथ ही में फ्राइड ने है वो अचेतन मन को सबसे महत्वपूर्ण माना है। अचेतन मन है 3 अवस्थाओं में है वो अचेतन मन है, अनकॉन्शियस माइंड है, उसको सबसे ज्यादा है इंपॉर्टेंट यहाँ पे माना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 32 देगा दोस्तों यहाँ पे कि मनोविज्ञान को मस्तिष्क का विज्ञान कब कहा जाता था? मनोविज्ञान मस्तिष्क का विज्ञान है, ये कब कहा जाता था वो अपने को यहाँ पे बताना है। वर्तमान में है दोस्तों यहाँ पे मनोविज्ञान को अपन किसका विज्ञान मानते हैं? तो यहाँ पे व्यवहार का विज्ञान मानते हैं। आत्मा, मन, मस्तिष्क और चेतना का विज्ञान के बाद में है वो व्यवहार का विज्ञान अपनाया गया था। तो मनोविज्ञान को मस्तिष्क का विज्ञान कब मान कहा जाता था? 20वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में, आधुनिक काल, ये व्यवहारवाद में। क्वेश्चन नंबर 32 के अंदर बताना है, ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 18th सेंचुरी है, 18वीं सदी के अंदर है वो मनोविज्ञान को अपन वैज्ञानिक क्या मानते थे? तो मन मस्तिष्क का विज्ञान यहाँ पे मानते थे। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट भी दिया गया है, तो फैक्ट क्या दिया गया है कि इटली के मनोवैज्ञानिक, ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे, इटली के मनोवैज्ञानिक पोम्पोनोजी ने मनोविज्ञान को मस्तिष्क का विज्ञान, पोम्पोनोजी के द्वारा क्या माना गया था? तो मनोविज्ञान है वो मस्तिष्क का विज्ञान यहाँ पे माना गया था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 33 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, वर्तमान में मनोविज्ञान को किसका विज्ञान माना जाता है? मैंने बार बार बताया दोस्तों यहाँ पे वर्तमान की बात कर रहे हैं अपन, तो वर्तमान में है वो मनोविज्ञान है वो किसका विज्ञान माना गया है? चिकित्सा विज्ञान, खेल का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान या आत्मा का विज्ञान। क्वेश्चन नंबर अपना 33 बताना है। चलिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अपना 33 रहेगा, और ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा कि मनोविज्ञान है वो वर्तमान में किसका विज्ञान है? व्यवहार का विज्ञान है, और व्यवहारवाद के जो जनक है, व्यवहारवाद के जो जनक है वो कौन रहने वाले हैं? तो यहाँ पे वाटसन यहाँ पे व्यवहारवाद के जनक यहाँ पे रहने वाले। इंपॉर्टेंट अपने को यहाँ पे सभी फैक्ट यहाँ पे याद रखने हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है कि वुडवर्थ के अनुसार है, वुडवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान के अंततः व्यवहार को अपनाया। हालांकि परिभाषा है, परिभाषा क्या है कि वुडवर्थ के अनुसार क्या है कि मनोविज्ञान ने अंततः किसको अपना लिया है? तो व्यवहार को अपना लिया है। यह परिभाषा डेफिनेशन यहाँ पे वुडवर्थ के द्वारा यहाँ पे दी गई थी। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 34।
34 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि मनोविज्ञान की पहली पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के लेखक कौन है। मनोविज्ञान की पहली पुस्तक कौन सी है, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं। इसके लेखक कौन रहने वाले हैं, विलियम वुड, जेम्स फ्राइड या स्किनर। क्वेश्चन नंबर अपना 34 रहेगा। तो मनोविज्ञान की पहली पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के लेखक यहाँ पे कौन है, क्वेश्चन नंबर अपना 34 रहेगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा विलियम जेम्स। ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे विलियम जेम्स है वो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक है यहाँ पे लेखक रहने वाले हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 34 देखे दोस्तों, यहाँ पे 35 पे देखे, किसके अनुसार खेल मनोविज्ञान एक व्यवहारिक मनोविज्ञान है। खेल मनोविज्ञान स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है वो एक व्यवहारिक मनोविज्ञान है, किसके अनुसार है ये अपने को यहाँ पे बताना है। रूसो, प्लेटो, क्लार्क एंड क्लार्क या फ्राइड के अनुसार। किसने कहा है कि खेल मनोविज्ञान है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है वो यहाँ पे क्या है, अप्लाइड साइकोलॉजी यहाँ पे रहेगी, व्यवहारिक मनोविज्ञान यहाँ पे रहेगी, वो अपने को यहाँ पे बताना। क्वेश्चन नंबर 35 के अंदर क्वेश्चन नंबर अपना 35 रहेगा और ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों यहाँ पे क्लार्क एंड क्लार्क की बात करें उसके अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे खेल मनोविज्ञान है वो व्यवहारिक मनोविज्ञान यहाँ पे यानी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है वो यहाँ पे अप्लाइड साइकोलॉजी यहाँ पे रहने वाली है। नेक्स्ट और आएगी क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 रहेगा कि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। ट्रायल एंड एरर थ्योरी की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों यहाँ पे, कोलर, थॉर्नडाइक, पावलोव या डेकार्टे। प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों यहाँ पे, प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत ट्रायल एंड एरर थ्योरी की बात कर रहे हैं, इजी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे थॉर्नडाइक के द्वारा है। क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर थॉर्नडाइक के द्वारा है वो प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत यहाँ पे प्रतिपादित किया गया था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है, यहाँ पे जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है वो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पे किसके द्वारा, पावलोव के द्वारा यहाँ पे दी गई थी, वो अलग है, ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे पावलोव है वो यहाँ पे क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी से यहाँ पे रिलेटेड रहने वाले हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 37, खेल एक स्वैच्छिक और आत्म केंद्रित क्रिया है, किसने कहा है। खेल क्या है, एक स्वैच्छिक और आत्म केंद्रित क्रिया है, ये किसके द्वारा यहाँ पे कहा गया है वो अपने यहाँ पे बताना है। पेस्टोलॉजी, क्लार्क एंड क्लार्क, स्टैंड या रूसो। तो दोस्तों यहाँ पे खेल क्या है, तो सेल्फ यहाँ पे सेंट्रेड एक्टिविटीज है, ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे, जिससे क्या होता है दोस्तों यहाँ पे ये आत्म केंद्रित और स्वैच्छिक क्रिया है, ये किसके द्वारा यहाँ पे बताया गया है। क्वेश्चन नंबर अपना 37 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 37 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे स्टर्न महोदय के द्वारा है ये परिभाषा दी गई है कि खेल क्या है, एक स्वैच्छिक और आत्म केंद्रित क्रिया यहाँ पे रहने वाली है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 38, खेल की अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत किसने दिया। तो दोस्तों यहाँ पे सरप्लस एनर्जी थ्योरी की बात कर रहे हैं अपन, यहाँ पे खेल के अतिरिक्त ऊर्जा के सिद्धांत की बात करें, सरप्लस एनर्जी थ्योरी की बात करें, अरस्तु, हर्बर्ट स्पेंसर और सीलर, जेम्स नेस्मिथ या क्रो। अतिरिक्त ऊर्जा सिद्धांत की बात करें दोस्तों यहाँ पे जो बच्चे होते हैं या कोई बड़ा होता है सबके अंदर अगर कोई दबी हुई ऊर्जा है उसके अंदर अगर वो खेलता है तो वो अपनी ऊर्जा है वो आराम से क्या कर सकता है, खत्म कर सकता है और थकान की स्थिति में आकर है वो अपनी शरीर को यहाँ पे रिलैक्स करता है। क्वेश्चन नंबर अपना 38 रहेगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों हर्बर्ट स्पेंसर और सीलर महोदय के द्वारा है वो यहाँ पे सरप्लस एनर्जी थ्योरी है वो यहाँ पे दी गई थी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है, तो यहाँ पे लाइफ इज प्ले थ्योरी है वो यहाँ पे जॉन डीवी के द्वारा दी गई थी, लाइफ इज प्ले थ्योरी जॉन डीवी के द्वारा यहाँ पे दी गई थी, ये भी अपने को यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है अपना 39, खेल के पुनरावृत्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। खेल के पुनरावृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादन की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों, रिकैपिटुलेशन थ्योरी की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। खेल का पुनरावृत्ति सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, प्लेटो, अरस्तु, स्टेनले हॉल, विलियम या फिर बुंट। तो दोस्तों यहाँ पे प्लेज लाइफ थ्योरी की बात करें वो भी यहाँ पे जॉन डीवी के द्वारा दी गई थी, वो भी अपने को यहाँ पे याद रखना है। साथ ही हम दोस्तों यहाँ पे खेल के पुनरावृत्ति सिद्धांत की बात कर रहे हैं अपन 39 की बात करें, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों स्टेनले हॉल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 39 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे स्टेनले हॉल के द्वारा है वो ये दिया गया था कि खेल की पुनरावृत्ति सिद्धांत स्टेनले हॉल के द्वारा यहाँ पे प्रतिपादित थ्योरी रहने वाली है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 40, खेल मनोविज्ञान है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी क्या है वो अपने को यहाँ पे बताना है। आत्मा, चेतना, खिलाड़ी के व्यवहार और मस्तिष्क। खेल मनोविज्ञान है वो अपने को यहाँ पे बताना है, तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है। क्वेश्चन नंबर अपना 40 रहेगा और ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों खेल मनोविज्ञान वो खिलाड़ी के व्यवहार का मनोविज्ञान है, ध्यान रखना
खिलाड़ी के व्यवहार का मनोविज्ञान है वो खिलाड़ी से संबंधित जितनी भी स्ट्रेस, तनाव और दबाव की अवस्था होती है उसका सबका यहाँ पे ऑब्जर्वेशन यहाँ पे करता है। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 41। 41 रहेगा कि कुबड़ापन को क्या कहा जाता है। कुबड़ापन, हंचबैक की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों। यहाँ पे हंचबैक की अपन अन्य किस नाम से जान सकते हैं? स्कोलेसिस, लॉर्डोसिस, काइपोसिस या पिजन चेस्ट। कुबड़ापन दोस्तों अपनी ये गर्दन होती है, ये अपनी वर्टिब्री रीढ़ की हड्डी है, उसमें जो सर्वाइकल ऊपर की 7 होती है, थोरेसिक यहाँ पे 12 होती है, लंबर, सैक्रल और कोएक्स होती है। जो सर्वाइकल की 7 होती है, गर्दन के पीछे की बात कर रहे हैं, उसमें यहाँ पे क्या आ जाता है? उभार आ जाता है, जिसे अपन कुबड़ापन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 41 और ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा, जिसे अपन जिसे काइपोसिस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 42 देखे दोस्तों। यहाँ पे 42 रहेगा, रीढ़ की वक्रता को क्या कहा जाता है? रीढ़ की वक्रता की बात कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे कर्वेचर ऑफ स्पाइन की बात कर रहे हैं, वो अपने को यहाँ पे बता रहा है। काइपोसिस, स्कोलिसिस, राउंड शोल्डर, स्वेबेक। रीढ़ की वक्रता की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 42 के अंदर। और एक क्वेश्चन आपको दोस्तों यहाँ पे एक से दो क्वेश्चन आपको डिफॉर्मिटी से संबंधित सीधे सीधे पूछे जाते हैं। आपको सिर्फ इनके नामों की याद रखना है। क्वेश्चन नंबर अपना 42 रहेगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। स्कोलिसिस है वो रीढ़ की वक्रता के नाम से जानता है, और 2 प्रकार का यहाँ पे होता है, एक सी शेप के अंदर और दूसरा यहाँ पे एस शेप के अंदर है, वो यहाँ पे स्कोलिसिस रहने वाला है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 43 देखे दोस्तों। यहाँ पे 43 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि दिस साइकोलॉजी ऑफ कोचिंग पुस्तक के लेखक कौन है? यहाँ पे द साइकोलॉजी ऑफ यहाँ पे कोचिंग पुस्तक के लेखक कौन है, वो अपने क्या बताना है? अरस्तु, प्लेटो, कोलमैन, ग्रिफिथ या फिर फ्राइड। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 43 बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो स्पोर्ट साइकोलॉजी है वो भी ध्यान रखना है। वो स्पोर्ट साइकोलॉजी है उसके यहाँ पे जनक कौन है? तो यहाँ पे कोलमैन, ग्रिफिथ है। और यहाँ पे जो साइकोलॉजी ऑफ कोचिंग पुस्तक लेखक है वो भी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 43 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा, कोलमैन, ग्रिफिथ है, वो यहाँ पे रहने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, ये 43 क्वेश्चन है वो आज के एमसीक्यू में अपन ने शामिल किए थे। क्लास कैसी लगी वो जरूर बताइए। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को शेयर और लाइक जरूर करिए, और लास्ट में आप हाइप भी मेरे को कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।